दोस्तों, ये हमारा केमिस्ट्री सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने केमिस्ट्री की मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। इस वीडियो में आगे की जो केमिस्ट्री के बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो पहले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था दोस्तों कि केमिस्ट्री जो वर्ड है केमिस्ट्री, ये किस वर्ड से मतलब लिया गया है, ये कीमिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है केमिकल्स। इसी केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो केमिस्ट्री में हम केमिकल्स जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। केमिकल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है उनका अध्ययन करते हैं। और जो पदार्थ होता है, मतलब कि कोई भी चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है तो उसके मूल में जाके जो सब्सटेंस होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो उस जो सब्सटेंस होता है, जो पदार्थ होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या उसके मतलब कि फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उनके विषय में हम केमिस्ट्री में जानते हैं। और हमने क्या क्या जानता कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहते हैं, लेवाजियो जो है उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, लेवाजियो को। और हमने क्या देखा था इसमें कि जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि मैटर किसे कहते हैं। तो मैटर क्या बोला गया था, हमने क्या देखा था कि जो पदार्थ, जो चीज़ें अगर उनमें द्रव्यमान होता है और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तो वो मैटर होता है। कोई भी पदार्थ अगर वो जगह घेर रहा है और उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ मास है, तो वो मैटर कहलाता है। जैसे कोई भी बुक्स हो गई, पेन हो गया, कोई भी चीज़, लिक्विड हो गई, कोई भी चीज़ या गैस फॉर्म में है, अगर उसमें द्रव्यमान है और वो कुछ जगह घेर रहा है तो वो मैटर कहलाता है। मैटर में फिर जैसे मास और इसमें द्रव्यमान होता है और वो जगह घेरते हैं। फिर हमने द्रव्यमान के विषय में जाना कि द्रव्यमान क्या होता है। तो पदार्थ की जो टोटल मात्रा होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। इसमें ग्रेविटी नहीं जोड़ते हैं। जब इसमें ग्रेविटी को जोड़ दिया जाता है, ग्रेविटी का मतलब आ जाती है इसमें, तो वो वेट बन जाता है। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था कि मैटर जो होते हैं तो अपनी प्रॉपर्टी के आधार पर, कोई भी मैटर होता है तो उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, तो उस किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, और ये उसकी पांचवी अवस्था क्या होती है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, उसके आधार पर मैटर को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। एक प्योर सब्सटेंस होते हैं और दूसरे इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर होते हैं। प्योर सब्सटेंस के आधार पर जो मैटर होते हैं उनको दो तरीके में बांटा जाता है। एलिमेंट होते हैं, तो आपसे अगर ये पूछा जाए एलिमेंट जो होता है ये शुद्ध पदार्थ होता है, शुद्ध मैटर होता है कि नहीं होता है, तो हाँ दोस्तों, एलिमेंट में कोई मिलावट नहीं होती, ये शुद्ध होता है। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा है, एक एलिमेंट, और जब कई एलिमेंट मिल जाते हैं तो उनसे जो मैटर निकल के आता है, जो सब्सटेंस निकल के आता है, उसको कंपाउंड कहते हैं। तो कई एलिमेंट जब मिल जाते हैं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। तो एलिमेंट कितने तरीके के होते हैं, जैसे कोई एलिमेंट या तो मेटल होगा, मतलब धातु होगी, या अधातु नॉन मेटल होगा, या मेटलॉइड या उपधातु होगी, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसी तरह कंपाउंड के विषय में हम जानेंगे कि कंपाउंड किस किस तरीके के होते हैं। तो जो इनको कार्बनिक और अकार्बनिक, मतलब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, अकार्बनिक और कार्बनिक फॉर्म में बांट के देखा जाता है। और जो हमारा मिक्सर होता है वो दो तरीके का होता है, या तो समांगी होगा या विषमांगी, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस। ये सब चीज़ें आगे हम देखेंगे। हमने देख रहे हैं अभी पिछले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था और क्या देखा था दोस्तों। तो इसमें हम जानते थे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है। फिर हमने इसमें जो प्लाज्मा अवस्था होती है उसके विषय में जाना था कि जब कोई भी पदार्थ होता है अगर गैसियस स्टेज में है और उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देके गर्म करते हैं, तो वो आयनीकृत हो जाता है या आयंस में टूट जाता है। उसी अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जैसे कोई गैस है, इसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में टूट जाता है, तो वो जो अवस्था प्राप्त होती है उसको हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। गैस जो होती है, जो गैस फॉर्म में कोई पदार्थ होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता, वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। और जब इसमें अगर ये हाई टेम्परेचर में गर्म होकर आयंस में टूट जाएगा तो ये प्लाज्मा अवस्था में हो जाएगा, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाएगा और ये विद्युत के प्रति सुचालक हो जाएगी। और हमने क्या देखा था कि इसकी जो एग्जाम्पल होते हैं प्लाज्मा के, या पुराने वीडियो में देख लेना दोस्तों। और हमने देखा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो पदार्थ की पांचवी अवस्था होती है, इसके विषय में जाना कि इसकी खोज किसने की, सत्येंद्रनाथ बोस-आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। और क्या देखा, और ये फिर देखा कि जो पदार्थ की भौतिक अवस्था है, जो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, ये तो एक दूसरे में कैसे चेंज होती हैं। तो देखा हमने सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होती है, कोई भी पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। या लिक्विड से गैस में चेंज हो तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, या गैस से प्लाज्मा में, या एक दूसरे से कैसे चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये हम पिछले वीडियो में देख लिए हैं। और ये जो सब्लिमेशन का मतलब है कि अगर कोई भी पदार्थ सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। उसके हमने एग्जाम्पल देखे थे, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने देख लिए थे। और हमने क्या देखा था,
उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट के बारे में, मतलब कि जो पदार्थ की शुद्ध अवस्था हमने देख लिया था फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने पांचों अवस्था देख ली, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और फिर जब हम दोबारा उसमें केमिकल प्रॉपर्टी के विषय में जाने, केमिकल जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें हमने सबसे पहले एलिमेंट को देखा था, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट को देखा था, उसमें हमने मेटल्स को देख लिया था। आज हम देखेंगे जो नॉन मेटल होते हैं उनको। तो मेटल्स में हमने देख लिया था कि ये क्या क्या होते हैं, मेटल्स के गुण देख लिए थे कि ये मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होता है, सोनोरस मतलब साउंड उत्पन्न करता है, लस्ट्रस चमकदार होता है, सॉलिड होता है। और इसकी कुछ अपवाद भी देखे थे हमने कि मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में इसी तरीके से ये सख्त होता है, लेकिन इसके अपवाद स्वरूप में देखा था हमने सोडियम और पोटेशियम को, ये सॉफ्ट होते हैं। हमने मेटल्स के विषय में जान लिया था। और हमारे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन सबको हमने देख लिया कि धातु से या मेटल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने देख लिया था। इसमें हमने जो ओटस की उंगलियों पर स्याही लगाई जाती है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है ये देखा। कृत्रिम वर्षा किससे होती है, सिल्वर आयोडाइड से। फोटोग्राफी के लिए कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसी तरह फोटोक्रोमेटिक ग्लास में क्या यूज किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट। एक्वारेजिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था कि आयरन में जंग लगने का कारण क्या होता है, जंग लगने से भार बढ़ जाता है, ये सब हमने देखा। अमलगम क्या होते हैं वो हमने देख लिया था। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब इस आगे जो आज का वीडियो है इसमें हम नॉन मेटल्स के विषय में देखेंगे। तो अभी तक हमने जो मेटल्स के गुण देखे हैं, जो भी मेटल्स के गुण होते हैं ये सारे, मेलेबिलिटी का गुण, डक्टाइल का गुण, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, सोनोरस का, लस्ट्रस का और सॉलिड होने का, ये सारे गुण मेटल्स में पाए जाते हैं। इसी के अपोजिट जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये सारे गुण नहीं पाए जाते हैं, ये जस्ट अपोजिट होता है मेटल्स का। तो ये किस तरीके का होगा, ये नॉन मेलेबल होगा। मतलब कि अगर हथौड़े से पीटा जाएगा तो ये पिघलेगा या बढ़ेगा नहीं, ये हथौड़े से पीटने पर टूट जाएगा। इसी तरह नॉन डक्टाइल होता है। नॉन डक्टाइल का मतलब क्या है कि इसको अगर पीटा जाएगा तो तार में नहीं परिवर्तित होगा, ये उसमें भी टूट जाएगा। इसी तरह ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह, और जो गर्म करने पर अगर एक सिरा गर्म किया जाए तो उसका दूसरा सिरा नहीं गर्म होता है। जो मेटल्स होते हैं, अगर कोई आपने लोहे की वस्तु ले ली, अगर उसका एक सिरा आपने गर्म किया या उसको कुछ भी हीट दी तो दूसरा सिरा आप उसको छुएंगे तो पाएंगे कि वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से अगर लकड़ी का आपने कोई टुकड़ा लिया, अगर उसको एक सिरे को गर्म किया तो दूसरा सिरा नहीं गर्म होता है। तो इसी तरीके से ये जो नॉन मेटल होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि ऊष्मा के विद्युत कुचालक होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह इनमें नहीं होता है। और क्या होते हैं, ये नॉन सोनरस होते हैं, मतलब कि पीटे जाने पर या अगर पटका जाए या कुछ किया जाए तो ये साउंड उत्पन्न नहीं करते हैं। नॉन लस्ट्रस मतलब इनमें चमक नहीं होती है। और जिस तरीके से जो मेटल थे वो ठोस अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन उसमें कुछ अपवाद था, जो कि सोडियम पोटेशियम वो सॉफ्ट थे। तो इसी तरीके से ये जो है क्या कहते हैं, नॉन मेटल, ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस अवस्था में। मेटल्स क्या था, वो केवल सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें लिक्विड क्या, कौन सा पदार्थ था, इसमें जो मरकरी था ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, बाकी ये सॉलिड होता है मेटल। उसी तरीके से जो नॉन मेटल होता है ये तीनों अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड की एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें कौन, जैसे सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कार्बन, ये सब जो पदार्थ है ये नॉन मेटल तो हैं ही, लेकिन ये सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। आपसे ये एग्जांपल पूछा जाता है दोस्तों कि आयोडीन जो है ये किस, नॉन मेटल तो है, ये किस अवस्था में पाया जाता है, तो आयोडीन एक सॉलिड पदार्थ है, नॉन मेटल है और ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह कार्बन है, नॉन मेटल तो है लेकिन ये सॉलिड अवस्था में पाया जाता है। इसी तरीके से जो नॉन मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं जो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं, ब्रोमीन, केवल ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स में आपसे पूछा जाता है। गैस अवस्था में कौन से नॉन मेटल या धातु पाई जाती हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, और जितनी भी नोबल्स गैस है, नोबल गैस का मतलब जो अक्री गैस होती हैं। अक्री गैस क्या होती है दोस्तों, ये मतलब कि अगर इनको आवाज़ सारणी में देखा जाए तो आवाज़ सारणी में ये इनको 18 ग्रुप एलिमेंट कहा जाता है, 18th ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है इनको। इनमें कौन कौन सी गाती है, या तो इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट बोला जाता है। तो इसमें जो आते हैं एलिमेंट उनको अक्री गैस बोला जाता है। इसमें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान और रेडान, इस तरीके जो गैस होती है इनको अक्री गैस बोला जाता है। इसमें जो हीलियम को अक्री गैस की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, बाकी जैसे जो नियॉन है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, इन सबको अक्री गैस की कैटेगरी में रखा जाता है। हैलोजन्स जितने भी होते हैं
वो इस नॉन मेटल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। हेलोजेंस कौन से होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, जो सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं उनको हेलोजेंस बोला जाता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजेंस की, इनको हेलोजेंस बोला जाता है। अब हम देख लेते हैं दोस्तों, जो नॉन मेटल्स हैं इनसे किस किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो हमने देखा था कि कार्बन भी नॉन मेटल्स की ही कैटेगरी में आता है। तो कार्बन से जिस तरीके के सवाल बनते हैं उनको हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो कार्बन के जो सवाल बनते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि कार्बन के एलोट्रॉप के बारे में पूछा जाता है। एलोट्रॉप क्या होता है, तो एलोट्रॉपी एक गुण होता है जिसमें कोई भी अगर पदार्थ है तो उनके रासायनिक गुण, मतलब कि रासायनिक गुण तो समान होंगे लेकिन वो उनके भौतिक गुण अलग अलग होंगे। जैसे डायमंड है या ग्रेफाइट है या फुलरीन है, तो इनकी जो रासायनिक गुण हैं ये इनके अगर बेस में जाएंगे तो इनके रासायनिक गुण सेम पाए जाएंगे, लेकिन ये दिखने में या इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती है। तो किसी भी पदार्थ के अगर रासायनिक गुण समान हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग हैं तो वो उस पदार्थ का एलोट्रॉप या अपर रूप कहलाएगा। इसी तरीके से कार्बन के 3 अपर रूप पाए जाते हैं। पहला अपर रूप कौन सा है इसका, कार्बन का एलोट्रॉप का है डायमंड। तो डायमंड से किस किस तरीके के, जो हीरा होता है उससे किस किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। हीरा हार्ड होता है, ये रेयर सब्सटेंस है, मतलब कि दुर्लभ पदार्थ है, ये बहुत कम मिलता है। बनाने के लिए इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गर्म किया जाता है और लाखों वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। यह सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कठोर, मतलब कि ये जो हार्ड मतलब कि कठोर और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, सबसे ज़्यादा कठोर और मजबूत पदार्थ कौन सा है पृथ्वी पे, हीरा है। अगर बॉडी में लेंगे कि सब बॉडी में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हार्ड पदार्थ कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग पदार्थ कौन सा होता है, वो हमारे दांत का इनेमल होता है, वो बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्ग पदार्थ होता है। और पृथ्वी पे कौन सा होता है, हीरा है। हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ हीरा है। ये इसमें जो चमक होती है, चमक किस कारण होती है, तो चमक इसमें जो TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इसमें चमक पाई जाती है। इसकी संरचना किस किस तरीके की होती है जिससे इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का गुण पाया जाने लगता है। तो इसकी संरचना जो होती है टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्फलकी होती है। एक का इसमें चतुष्फलकी में एक कार्बन पड़ोसी 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस तरीके की जो संरचना होती है दोस्तों, कि एक कार्बन पड़ोसी 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इस तरीके की संरचना को हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और सारे कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके के जो बॉन्ड होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, इनको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। आगे हम बॉन्ड के विषय में देखेंगे कि कौन किस तरीके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड किस किस तरीके के, सिंगल, डबल, ट्रिपल और जो बॉन्ड होते हैं उनके विषय में हम देखेंगे। तो इसमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन गुण के कारण इनमें चमक पाई जाती है। इसका शेप किस तरीके का होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसकी जो केमिकल कन्फिग्रेशन है, जो रासायनिक इसकी कन्फिग्रेशन है किस तरीके का, वो sp3 कैटेगरी का है। आगे देखेंगे हम कि ये जो कोई पदार्थ होता है या कोई एलिमेंट हो गया, उसको जब हम भरते हैं सेल में तो किस तरीके से भरते हैं, उसी को हम इसके तहत देखेंगे। sp2 sp3 ये सब कौन से जो सब सेल होते हैं वो क्या होते हैं, आगे हम देखेंगे। तो ये हीरा जो होता है उसमें और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की संरचना है वो सारे कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कोई भी इसमें इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई भी फ्री नहीं होते हैं। तो सारी संरचना इसमें पूर्ण होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं। जो विद्युत का सुचालक होता पदार्थ होता है, या विद्युत का प्रवाह कब होता है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी पदार्थ में। उसी तरीके से इसमें हीरे में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इस वजह से यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। किम्बरलाइट चट्टानों में यह हीरा पाया जाता है। तो हीरे के विषय में, जो हीरा कार्बन का एलोट्रॉप या पर रूप होता है, इसके विषय में हमने जान लिया कि हीरे से जो जो इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते थे वो आपने सब जान लिए। हीरा हार्ड होता है, रेयर सब्सटेंस है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में बनता है, बहुत लाखों वर्ष लग जाते हैं इसके बनने में। हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ है, मतलब कि पृथ्वी पर सबसे मजबूत पदार्थ है। चमकदार होता है, चमक का कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इसकी संरचना टेट्राहेड्रल होती है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाया जाता है। इसके मतलब कि एक कार्बन 4 पड़ोसी कार्बन से जुड़ा होता है। ऊष्मा और विद्युत का ये कुचालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। किम्बरलाइट चट्टानों में यह पाया जाता है। अब जो दूसरा इसका अपर रूप है कार्बन का, उसके विषय में देखते हैं। दूसरा अपर रूप है
ग्रेफाइट, इसका शेप किस तरीके का होता है? शेप हेक्सागोनल, मतलब षटकोणीय संरचना होती है। इसमें एक कार्बन पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ा होता है। जब एक कार्बन पड़ोसी 3 कार्बन से जुड़ जाएगा और कार्बन को जुड़ने के लिए इसके मतलब इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो कार्बन को जुड़ने के लिए 4 हाथ चाहिए, तो मतलब इधर भी कार्बन होना चाहिए था, लेकिन इधर कार्बन नहीं है, तो केवल 3 ही कार्बन है। इस वजह से ये एक मतलब इसका हाथ फ्री रहता है। इस वजह से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिससे ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो जाता है। कलर इसका किस तरीके का होता है? ग्रेफाइट का डार्क होता है और सॉफ्ट होता है। ये जैसे हीरा हार्ड होता है, इसी तरीके से सॉफ्ट होता है। तो ये हम देख रहे हैं, तो इनकी सबके रासायनिक गुण समान हैं, लेकिन जो भौतिक गुण है, जैसे सॉफ्ट हो गया, कलर हो गया, ये सब चीज़ें में इन सब में अंतर है। इसीलिए ये कार्बन के एलोट्रॉप या किसी चीज़ के एलोट्रॉप हैं, तो उनके भौतिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण एक होते हैं। रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। तो जैसे ग्रेफाइट के विषय में हम जान रहे थे, तो ग्रेफाइट का शेप क्या है? हेक्सागोनल। कलर किस तरीके का? इसका डार्क है, सॉफ्ट इन नेचर है, ये ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ये क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है और लुब्रिकेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। मतलब कि कहीं भी अगर घर्षण समाप्त करना है, किसी चीज़ में अगर कोई घर्षण है, उसको हम मतलब कि चिकना करना चाह रहे हैं, तब उसके लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ग्रीस के रूप में इसका यूज करते हैं, रगड़ने पर ये काला रंग देता है। पेंसिल बनाने में इसका यूज किया जाता है। पेंसिल की जो लीड होती है, जो अंदर पेंसिल होता है, पेंसिल के अंदर की जो लीड पाई जाती है काले ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। इस तरीके से अगर लेड पेंसिल बोला जाता है, तो इस ग्रेफाइट में लेड मिला दिया जाता है, जिससे वो कलर बहुत देर, जब अगर पेंसिल से आप लिखेंगे तो पेज पर जो लिखा जाता है वो बहुत दिन तक बना रहता है, अगर उसमें लेड मिला दिया जाता है तो। इसीलिए कहा जाता है कि आप लेड पेंसिल लें, जिससे आपकी जो लिखे हैं वो बहुत दिन तक बना रहे। लेकिन ये कैंसरस एजेंट भी होता है, अगर बच्चे खाते हैं इसको तो ये नुकसान भी करता है। ग्रेफाइट जो है ये वंडरवाल बल से जुड़ी होती है। ग्रेफाइट की संरचना है वंडरवाल, मतलब कि बहुत कमज़ोर बल से जुड़ी होती है। जो वंडरवाल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस बल के बारे में जाना, इसलिए उस बल का नाम वंडरवाल बल कर दिया गया। ये बहुत कमज़ोर बल होता है। अब हम ग्रेफाइट के विषय में भी जान लिए। अगला जो इसका अपर रूप है कार्बन का, वो क्या है? फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन। इसका आकार किस तरीके का होता है? ये फुटबॉल जैसा इसका आकार होता है। स्नेहक के रूप में इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फुलरीन का 660 है। यूज ऑप्टिकल फाइबर केबल में और ट्रांसमिशन में किया जाता है। धरती पर इसकी मात्रा कम और स्पेस में इसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। कार्बन का ही एक पदार्थ होता है ग्रेफीन, इसको नैनो टेक्नोलॉजी में इसका यूज करते हैं। अभी तक के ज्ञात पदार्थों में सबसे पतला और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ग्रेफीन है। खोज इसकी किसने की है? आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटिन नोसलेव ने इसकी खोज की है। विद्युत की खपत कम करता है ये। इलेक्ट्रिक उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है, जैसे प्लाज्मा टीवी, ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसका मल्टीपल यूज है, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट भी इससे बनाई जाती है। तो हमने कार्बन के जो अपर रूप है उनके विषय में जान लिया और ग्रेफीन के विषय में जान लिया। अब हम देखेंगे जो इसका एक कुछ एग्जांपल जो नॉन मेटल है इनके और हैं, जैसे वल्कनीकरण। मतलब कि अगर रबड़ जो है, रबर को अगर सल्फ़र के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा कर दिया जाता है, अगर प्राकृतिक रबर को सल्फ़र के साथ मिलाकर गर्म किया जाए और फिर उसको ठंडा करने दिया जाए, तो ये हार्ड हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो बैटरी का ऊपर का कवर होता है ये रबर का बना होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा गर्म किया गया, फिर बहुत तेज़ी से इसको ठंडा कर दिया जाता है, जिससे ये रबर हार्ड हो जाता है। तो इसको फिर यूज करते हैं, जैसे बैटरी का ऊपर का कवर बना लिया, टायर बनाने में इसका यूज करते हैं। तो जब जो प्रोसेस अपनाया जाता है ये गर्म करके ठंडा करने का, जो प्राकृतिक रबर में सल्फर मिला के, इस प्रोसेस को वल्कनीकरण या वल्कनाइजेशन कहते हैं। और क्या नॉन मेटल की एग्जांपल, जैसे लाल फास्फोरस है, इसका यूज किस में किया जाता है? माचिस बनाने में किया जाता है। और हम जो नॉन मेटल्स हैं इनके और कौन से एग्जांपल्स हमने देखे थे? जैसे हमने देखा था कि जो नोबेल गैस हैं, अक्री गैस हैं, वो भी इसके एग्जांपल में आती हैं, तो उनके विषय में भी हम देख लेते हैं। तो नोबेल गैस में जो हीलियम थी, हीलियम का यूज किस लिए किया जाता है? ये बहुत हल्की और कम ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग गुब्बारे में किया जाता है। मौसम पूर्वानुमान के लिए भी हीलियम का यूज किया जाता है। हीलियम में अगर नाइट्रोजन मिलाते हैं तो फिर इसका यूज एरोप्लेन के टायर में किया जाता है, जिससे क्या हो, उसके लैंड करते समय अगर टायर ब्लास्ट हो तो आग ना लगे, इसलिए हीलियम में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। हीलियम और ऑक्सीजन का यूज गोताखोर अपने सिलेंडर में करते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं जो पानी के अंदर जाते हैं, वो हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर का यूज करते हैं, जिससे वो जो सिलेंडर उनके पीछे बांधा होता है उसमें ये हाइड्रोजन और हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर भरा होता है, जिससे वो मतलब कि डूबे ना, या वो गैस लेते रहे हीलियम की। यह हल्की गैस होती है। मरीजों को भी हीलियम और ऑक्सीजन गैस दी जाती है।
नियॉन के विषय में देख लेते हैं। सजावटी विज्ञापनों बोर्ड के अंदर जो गैस भरी जाती है वो नियॉन गैस होती है। इससे चमक उत्पन्न होती है। जैसे हम दूर से देखते हैं तो उसमें जैसा लगता है कि चमक रहा है, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन गैस भरी जाती है। सिग्नल लैंप में भी इसका यूज किया जाता है। जिनॉन, इसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। जनरली जो अक्रिय गैस होती हैं किसी से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन जिनॉन गैस है इसमें दूसरे गैसों से रिएक्शन की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इसको स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं। ये किसी और गैस से रिएक्शन करने की क्षमता रखती है। और क्या है? आर्गन। आर्गन वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली नोबल गैस है। तो वातावरण में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है? आर्गन। प्रतिदीप्ति लैंप, जो फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं इनमें मतलब प्रतिदीप्ति लैंप में इनका उपयोग किया जाता है। आर्गन और प्लस मरकरी वेपर का यूज प्रतिदीप्ति लैंप में किया जाता है। मतलब कि आर्गन में मरकरी वेपर मिला दिया जाता है, उसके बाद इसको प्रतिदीप्ति लैंप में, फ्लोरेसेंट जो लैंप होता है उसमें यूज करते हैं। रेडॉन गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है, भारी होने के कारण ये ज़मीन के अंदर पाई जाती है। कैंसर के उपयोग में ये यूज़ करते हैं इसको। ज्वालामुखी अगर विस्फोट होता है उसमें रेडॉन गैस का इमिशन होता है। अगली जो नोबल गैस है वो कौन सी है? क्रिप्टॉन है। तो इसका यूज किस में किया जाता है? विद्युत विसर्जन नलियों में किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।